नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे खिसकता जोशीमठ। तो जी आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे खिसकता जोशीमठ। जी हां, उत्तराखंड में भारत चीन सीमा से लगता हुआ जिला है चमोली। चमोली सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जिला है। यहां पर भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बद्रीनाथ धाम भी है। 2011 की गणना के अनुसार यहां की जनसंख्या लगभग उस वक्त 4,55,000 थी, जो बढ़कर अब दोगुनी हो गई है। ऐसा अनुमान है कि लेकिन कई गांव में आ गए हैं, जिससे पार पाना बेहद मुश्किल हो गया है। जिन घरों को सपनों के साथ गांव के लोगों ने बनाया था, वह घर धीरे धीरे जमीन में धंसते जा रहे हैं। पहाड़ों पर स्थित गांव में दरारें आ चुकी हैं। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी रसोई और दुकान है, वह इतनी खतरनाक हो गई हैं कि अब लोगों को हथेली पर जान रखकर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। और जिनके पास वह अपने घर छोड़ चुके हैं। इस पूरी घटना का जिम्मेदार स्थानीय लोग टनल का निर्माण कार्य मान रहे हैं। एनटीपीसी को आरोपित मानने के साथ ही मुआवजे की धनराशि की मांग भी यहां के रहवासी लगातार कर रहे हैं। चर्चा आज इसी पर खिसकता जोशीमठ। भूधसाव और नगर के सैकड़ों मकानों में पड़ी दरारों के बीच अब ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन नगरी जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन ने अंतिम बार आर पार की लड़ाई के लिए जोशीमठ में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों नगरवासियों का जन सैलाब उमड़ा। साथ ही जोशीमठ के मुख्य बाजार भी रैली के समर्थन में बंद रहे थे। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले व्यापार संघ जोशीमठ नगर के 9 वार्डों के महिला मंगल दलों, युवक मंगल दलों, साथ ही क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भंडारी सहित जन आंदोलन में नगर के सभी जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि जोशीमठ नगर भूधसाव के चलते बर्बादी के कगार पर खड़ा है। नगर के सभी वार्डों में भूस्खलन और धसाव से मकानों में दरार पड़ रही है। निश्चित रूप से 100% एनटीपीसी की टनल और एनटीपीसी का नाम है, इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस बात को हम बिल्कुल तथ्य के साथ कह रहे हैं। दुनिया के देश के बड़े भूवैज्ञानिक, बड़े आईआईटीएन इस बात को कह रहे हैं हमारे पास। निश्चित रूप से 100% एनटीपीसी की टनल और एनटीपीसी का नाम है, इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस बात को हम बिल्कुल तथ्य के साथ कह रहे हैं। दुनिया के देश के बड़े भूवैज्ञानिक, बड़े आईआईटीएन इस बात को कह रहे हैं हमारे पास। उन्होंने कहा है और वो आने वाले भी हैं कुछ दिनों में। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे जो ये पानी का रिसाव हुआ 2010-11 से लेकर आज तक लगातार, वो और जो एनटीपीसी की टनल है वो, और जो 7 फरवरी की आपदा है, जो इस पूरे बैच पे धक्का लगाया है, ये बड़े कारण है। आपने भी देखा हुआ लगातार 1 वर्षों से जो हमारा जोशीमठ लगातार भूदशा की चपेट में आ चुका है। लगातार मकानें धस रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, जमीन की तरफ समा रही हैं। धसना तो नहीं कह सकते, धसने का नहीं होता, हम पानी का बहाव आया, टूट गई, जमीन टूट गई नीचे की तरफ, पर ये जमीन के अंदर की तरफ कोई मकान हमारा लगातार 1 वर्ष से जा रही हैं। 1 वर्ष पूर्व से लगातार अभी तक जो हमने नगर पालिका जो सर्वे शिक्षण किया है, मैं भी घर घर गया, गाँव में भी गया, वार्डों में गया हूँ। हमारे 9 वार्ड जोशीमठ में 9 के 9 वार्डों में हमारे भूदसाव हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर अब एनटीपीसी के अधिकारी सफाई देते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि जो भूस्खलन और धसाव की स्थिति जोशीमठ में बनी है, वह उसका कोई मतलब टनल से नहीं है, क्योंकि टनल काफी दूरी पर बनी है। इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासनिक अधिकारी सर्वे करने की बात कह रहे हैं और यह भी मान रहे हैं कि दरारों के कारण काफी नुकसान की संभावना है, जिसको लेकर स्थानीय क्षतिग्रस्त हुए मकान, दुकानों का सर्वे किया जा रहा है और जल्दी ही नुकसान का आकलन लगा लिया जाएगा। में जो धसाव का मुख्य कारण है, सब प्राकृतिक कारण है। इसमें एनटीपीसी के परियोजना से या उसकी टनल से या उसके बैराज से इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये जोशीमठ से बहुत दूर है। ऊपर से वर्टिकली देखें तो ये 1.25 किलोमीटर नीचे है और हॉरिजॉन्टली देखें तो जोशीमठ से ये 1.25 किलोमीटर दूर है।
और अगर नदी के किनारे से जो है 2.5 किलोमीटर करीब दूर हो जाती है, तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है इन सब। आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य कार्य अधिकारी पीयूष रौतेला ने कहा, हमारी टीम ने आज मारवाड़ी विष्णुप्रयाग से अलकनंदा नदी के कटाव और भू धसाव वाला क्षेत्र देखा है। उन्होंने कहा, अलकनंदा नदी से काफी कटाव हो रहा है, नदी का जल स्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा, यहाँ भी काफी भूधसाव हो रहा है। जोशीमठ शहर में निर्माण अधिक हो रहा है, पानी की निकासी भी सही तरीके से नहीं हो रही है। जोशीमठ शहर के आसपास काफी दरारें भी आई हैं। इसके अलावा टीम के सदस्य एची नाला सहित आसपास के क्षेत्रों में गए। अब टीम औली और सुनील गांव जाकर वहां की स्थिति का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अगले 3 दिन तक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेंगे। जैसा कि उत्तराखंड में या पहाड़ों पे ज़्यादातर हैबिटेशंस हैं, वो पुराने लैंडस्लाइड पे या केवल मिट्टी के ऊपर बसे हुए हैं, ठोस चट्टानों के ऊपर कम हैं। इसी तरह जोशीमठ भी इसी तरह का स्थान है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूज डेब्री के ऊपर वो बसा हुआ है। और ऐसे स्थानों पर कई बार क्या होता है कि पानी का रिसाव अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्ले के हो सकते हैं, सिल्ट हो सकती है, वो पानी के साथ बह जाते हैं और बीच में जो जगह उसकी वजह से बचती है, जिसको फाइन वॉशिंग अवे ऑफ फाइन्स बोलते हैं, तो उसकी वजह से ऊपर से सब्सिडेंस होता है। जोशीमठ में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि इस पूरे इलाके का अध्ययन रुड़की IIT और बढ़िया इंस्टीट्यूट कर रहा है। वैज्ञानिकों की टीम लगातार इस इलाके का निरीक्षण कर रही है और अध्ययन पूरा होने के बाद जल्द राज्य और केंद्र सरकार को इस क्षेत्र की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह के हालात हैं वह भयानक हैं और राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई इंतजाम इन गांवों के लोगों के लिए करे, ताकि माल नहीं बच सकता तो कम से कम जान का नुकसान न हो। अपने सहयोगी अनिल राणा के साथ देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे खिसकता जोशीमठ। लगातार तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं। जहां सत्ता पक्ष है वह इसको प्राकृतिक आपदा मार रहा है, तो वही NTPC की गलतियां भी सामने नहीं आ रही हैं। NTPC का कहना है कि अब प्राकृतिक वजह से यह जो भूस्खलन हो रहा है इसमें NTPC के टनल का कोई संबंध नहीं है। तमाम इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर चौहान BJP प्रवक्ता, साथ ही सूरत सिंह नेगी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनुपम खत्री UKD प्रवक्ता, साथ ही कमल रतूड़ी जो कि समाज सेविका है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। पहला सवाल मेरा सत्यवीर चौहान आपसे, सत्ता शासन में आप है, सरकार आपकी है, जोशीमठ एक ऐतिहासिक जगह है जिसका देश और दुनिया में डंका माना जाता है, डंका बजता है जोशीमठ का, लेकिन अब वही जोशीमठ जो है खतरे के निशान पर आ चुका है। वहां पर आए दिन हो रहे भूस्खलन से कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है लोगों को, यहां तक कि लोगों को जन आक्रोश रैली निकालकर सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। आखिर क्या वजह मानते हैं भूस्खलन की आप? कपिल जी प्रणाम और के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं कपिल जी कहना चाहूंगा, जो प्रथम दृष्टया अभी जो देखने में आया है, चाहे वो जिला स्तर पर जो कोई सर्वेक्षण हुआ हो या दूसरे जो सर्वेक्षण हुआ, बाडिया के माध्यम से जो अभी एक रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से यही पता चला है कि जो वहां की टोपोग्राफी है कि वो इस तरह की टोपोग्राफी है कि पानी कंटेंट को ऑब्जर्व करने वाली ज्यादा टोपोग्राफी है वो। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां जोशीमठ का जो बसावट है, वहां पर जिस प्रकार से वहां का पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था, या वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, चाहे उसमें विधायक हो या जो स्थानीय और जनप्रतिनिधि है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि जब ये शहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है इस प्रकार से होना चाहिए था कि वो डायरेक्ट जब उसका STF हो तो सीधा का सीधा STF के बाद वो सीधा वहां आपके नदी में जाए। मगर उस जो अभी तक के जो रिपोर्ट से जो संज्ञान में है मेरे, वो उसी आधार पर कहना चाहूंगा कि वो पानी प्रॉपर तरीके से ना जाके वो वहीं पर अंदर रिस रहा है। यही कारण है कि जो ये सब चीजें आ रही है और इस सब चीजों को देख के सरकार आगे लगातार
अपने जो जिला प्रशासन है वो सरकार से सीधा संबंध रखे हुए है कि किस प्रकार से आगे जो ये स्थिति है उसको किस प्रकार से निपटा जाए। और लगातार हम जोशीमठ के विकास के लिए, और जिस प्रकार से आपने की अपने अभी वक्तव्य में कहा है कि जोशीमठ विश्वविख्यात है और चार धाम की यात्रा में से एक बद्रीनाथ की यात्रा भी इसी रास्ते से होती है, तो वास्तव में जिस प्रकार से हम वहां के विकास के लिए भी चिंतित है और किस प्रकार से जोशीमठ को जो वहां पर इस समय की जो वास्तविक स्थिति है उससे किस प्रकार से निपटा जाए उस और लगातार इस शासन प्रशासन कार्य कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णतः एक स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इसके लिए चिंतित है और स्थानीय जो विधायक है कांग्रेस के, उनको अगर जिस तरह की भी सरकार से सहायता चाहिए, सरकार दे बड़ा मन करके उस सहायता करने के लिए हर कदम पर उनके साथ है। सत्यवीर जी, आप सहायता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप सहायता करते, अगर आप इसको सही करते तो जोशीमठ बचाओ संगठन समिति का गठन नहीं होता, जन आक्रोश रैलियां नहीं निकलती शहर में, व्यापारी संगठन, महिला संगठन, युवक संगठन साथ नहीं देते। आप क्या कर रहे थे? आप तो सोए हुए थे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर सरकार सोई हुई होती तो इस प्रकार के हमारे शासन और प्रशासन चिंतित नहीं होता, और बाडिया जैसा इंस्टीट्यूट जो कि भूवैज्ञानिक का सबसे अच्छा काम करता है वो भी इस प्रकार से रिपोर्ट आपके पास है, आज की जो आपके पास भी एक रिपोर्ट होगी जो सत्यवीर जी, जो काम जनता कर रही है सड़कों पर उतरकर, वह आपने पहले क्यों नहीं किया? आखिर जनता को, महिला संगठन दल को, युवा संगठन दल को आखिर क्यों रोडों पर उतरना पड़ा? व्यापारियों को क्यों सहयोग करना पड़ा? बाजार क्यों बंद करना पड़ा? चाहता हूं कि उनका क्या संघर्ष है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार अगर सचेत ना होती, बाडिया जैसे इंस्टीट्यूट को, अगर ये जो आप कह रहे हो कि बाडिया इंस्टीट्यूट और आईआईटीज के जो प्रोफेसर है वो इस पे लगातार अपनी रिपोर्टें दे रहे हैं और लगातार उस पे अपना अनुसंधान कर रहे हैं, अगर सरकार चिंतित ना तो ये कहां से होता? अगर उनको परमिट चलिए सत्यवीर जी, बता दीजिए, अब रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, अब क्या कुछ जोशीमठ के हित में फैसले लेंगे, सरकार लेगी? ये सरकार का स्टैंड है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सरकार जो भी स्टैंड लेगी जोशीमठ के विकास और उसकी समृद्धि के अनुसार ही आगे का स्टेप लिया जाएगा। सूरज सिंह नेगी जी, आपने तमाम जो दलील सुनी है बीजेपी प्रवक्ता के, यहाँ पे वह कह रहे हैं सरकार लगातार जोशीमठ को लेकर मतलब जागरूक है, कार्य कर रही है, बाडिया इंस्टीट्यूट से बात कर रही है, रिसर्च कही जा रही है, तमाम जो चीजें कही जा रही हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो स्थानीय नागरिकों को, व्यापारियों को, महिला संगठनों को, युवा संगठनों को जन आक्रोश रैली निकालना पड़ रहा है, व्यापारी समर्थन कर रहे हैं, बाजार बंद हो रहे हैं, तो क्या माना जाए सरकार सही तरीके से काम कर रही है? देखिए कपिल जी, सबसे पहले बात तो ये आती है जी कि अगर सरकार सही ढंग से काम कर रही होती तो जनता को सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। जी देखिए, जहां तक जोशीमठ का प्रश्न है, जोशीमठ हमारे लिए धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान है जी। और यहाँ पर जो आप ये देखिए कि एक जोशीमठ ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो पलायन की त्रासदी है, जो विस्थापन होना है, चाहे वो जोशीमठ के धसाव का हो, चाहे प्रदेश में जहां जहां पर आपदा आई है वहां पर जिन लोगों को जो है विस्थापन दिया जाना है, प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार होते हुए, प्रचंड बहुमत की सरकार होते हुए भी प्रदेशवासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप ये देखिए कि ये तो जो है हमारा सीमांत क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र की बात तो आप छोड़िए, मालदेवता में अभी बरसात के समय में आपदा आई और अभी भी कई सारे परिवार वहां जो है स्कूल में शरण लिए हुए हैं। सरकार आपदा प्रबंधन के लिए, विस्थापन के लिए जो लोग आपदा, मैं उसको आपदा ही कहूंगा, वो चाहे एनटीपीसी की टनल के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य कारण से हो, अभी तक जो है केवल सरकार जो कह रही है कि हमारी रिसर्च चल रही है, रिसर्च चल रही है। अरे भैया, रिसर्च आपकी चलती रहेगी, पर जो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं भी देख पा रहा हूं और देश दुनिया भी देख रही है, ये मकानों में जो दरारें हैं, यहाँ के लोगों को जो है मकानों के अंदर रहना जो है दुश्वार हो गया है, भयक्रांत हैं लोग, कैसे ऐसी स्थिति में रहें? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके विस्थापन की कोई व्यवस्था की जाए, उनको कहीं जो है सुरक्षित ठिकानों पर रुकाया जाए? तो ये सरकार लगता है कि हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि बहुत चिंतित है, सरकार चिंतित है। अरे भैया, मैं निवेदन करना चाहता हूं,
कि अपनी चिंता को जो है कार्य रूप दीजिए। इन लोगों की चिंता जो है, जो सड़कों पर संघर्ष करने को विवश है, इन लोगों की चिंता में अपने को शामिल करिए और इनका जो है उचित विस्थापन दीजिए। इनको, इनके जो है कैसे ये रहें कि अब देखिए ना कितना भयावह स्थिति है, कैसे ये लोग रह रहे होंगे, इनको समझने की आवश्यकता है। और नेगी साहब सरकार को जरा नेगी संवेदनशील साहब जरा वजह बता दीजिए, आखिर बीजेपी जो सरकार है, वहां की बीजेपी की सरकार है, आखिर वह क्यों इन लोगों की बात नहीं सुन रही, क्यों चिंतित नहीं है, आखिर क्यों काम नहीं कर रही है स्थानीय लोगों के हित में, ये बता दीजिए आप। मैं तो नहीं, ये तो मैं यही बता पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं, हाँ। कि सरकार केवल चिंता व्यक्त कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही है। तो मेरा निवेदन है कि केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा, इसको कार्य रूप दीजिए, उसको उन लोगों के जो दुख दर्द है उनको समझने की कोशिश। नेगी साहब, सरकार चिंता नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में आप बैठे हैं, आप सही विपक्ष का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। अगर विपक्ष दमदार होता ना तो आप सदन से लेकर सड़कों तक आंदोलन करते, जनहित की बात करते, लेकिन आप खुद कमजोर हैं, इसलिए आम जनता को जन आक्रोश रैली निकालकर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का गठन करके ये बातें उठानी पड़ रही हैं। कपिल जी, आप कह रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं जी, सदन जो है और निश्चित तौर पर हमारे जो वहाँ के माननीय विधायक हैं वो जनता के साथ में खड़े हैं, जनता के साथ आंदोलन कर रहे हैं। अब और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग? हम तो आंदोलन कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, जनता की आवाज को बुलंद करने का काम कर सकते हैं। संसाधन सरकार के पास है, विभाग सरकार के पास है, काम तो सरकार को करना है ना। अब विपक्ष क्या कर सकते हैं? नेगी साहब, जगाने का काम तो आप कर सकते हैं, विपक्ष की भूमिका निर्वाहन तो कर सकते हैं ना आप। आपके एक विधायक जाके वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, कितने विधायक कांग्रेस के, सब एकजुट होकर लामबंद हुई है सरकार के खिलाफ। देखिए जोशीमठ को किस तरह से बचाया नहीं जा सकता है। निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी चमोली के जो है जोशीमठ के लोगों के साथ में है, और जोशीमठ के ही नहीं, साथ में जो लोग आपदा से प्रभावित हैं, जो सरकार विस्थापन की नीति बनाने में फेलियर रही है, उन सबकी मांग को जो है, उनकी सबकी आवाज को समय समय पर उठाती रहेगी और आगे भी उठाती रहेगी। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। अनुपम खत्री, यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, जोशीमठ को लेकर जो तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपने दोनों की दलीलें सुनी है, आखिर कहां चूक रह जाती है जो सरकार का ध्यान नहीं जाता है जोशीमठ के मंदिरों में, वहां के रहवासियों में, लिहाजा वहां भूस्खलन के कारण जो जनजीवन है अस्त व्यस्त है, लोगों को कहीं पर शिफ्ट कराने की बात भी नहीं कही जा रही है, ना ही उनके बचाव के लिए, उपाय के लिए बात कही जा रही। बात यह कही जा रही है कि सर्वे कराई जा रही है, रिपोर्ट सौंपी जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। कैसे देखते हैं आप? देखिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये जितना भी मामला है, ये लापरवाही से जुड़ा मामला है। जो अब ये बातें कर रहे हैं, सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा, केंद्र को भेजा जाएगा, फिर जाएगा में लंबा समय चला जाएगा। जो अभी दरारें पड़ी हैं वो टूट सकती हैं, जीवन खतरे में है। इस समय पे फास्ट ट्रैक मोड पे काम करना चाहिए। बड़ा अजीब लगता है ये देख के कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता कहते हैं कि वहां तो विधायक जो बैठा है वो तो कांग्रेसी बैठा है, और कांग्रेसी विधायक जी कहते हैं कि भाई हम तो जनता के साथ हैं, लेकिन टेक्निकल आदमी तो नहीं है ना वो। टेक्निकल तो लोग वहां में विभाग में बैठे हैं, जिनका काम डेवलपमेंट करना था वो है, जो इनके ऊपर कमेटीज बैठाई गई वो है, वो जिम्मेदार लोग हैं ना। विधायक तो ठीक है, मैं मानता हूँ विधायक जी जनता के साथ है, हर विधायक यही कहता है, कौन कहेगा कि मैं जनता के साथ हूँ, लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? फायदा आज हम ये बात कर रहे हैं कि भाई स्थिति गंभीर है, ये बात आज मीडिया तक आ गई चल के, स्थिति गंभीर है, जबकि ये बातें बहुत दिनों से सामने आ रही हैं, लगातार छोटी मोटी फोटोज सोशल मीडिया पे सब कुछ आना शुरू हो गया। तो ये बात अब क्यों हो रही है कि हम सर्वे कराएंगे? जिस दिन पहले मकान में पहली दरार आई उसी। अनुपम जी, आखिर खामियां किसकी मानी जा रही है? एनटीपीसी कह रहा है कि प्राकृतिक कारण है इसका, भूस्खलन का, उसमें एनटीपीसी के टनल का कोई संबंध नहीं है। प्रकृति सिर्फ भारत के अंदर या उत्तराखंड के अंदर नहीं है। खत्री साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। कमल रतूड़ी जो कि समाज सेवी है वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, अगर जिस तरीके से आपने पूरी बातें सुनी है कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता की, लेकिन जिस तरीके से जो एनटीपीसी है वह इसको प्राकृतिक कारण मान रहा है भूस्खलन को, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो प्रियांशु रौतेला जो हैं
जो वहां के आपदा प्रबंधन के अधिकारी हैं वह कह रहे हैं कि सर्वे करा लिया गया है, रिपोर्ट सौंपी जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। आखिर गैप कहां नजर आ रहा है कम्युनिकेशन का, जिस वजह से जो जोशीमठ है लगातार खतरे के निशान पर है? कमल रतूड़ी जी अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। कमल जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है सर। जी जी जी। तो ऐसा है जी कमल जी बात को पूरा कीजिए। उससे पहले पीयूष पटेल साहब जो कह रहे थे जब जोशीमठ सर्वेक्षण के लिए टीम को लेकर आए थे, तो उनके साथ स्वयं मैं भी रहा उनके साथ 2 दिन। तो इस बात को थोड़ा पीछे ले जाते हुए हमारे पास पुराना अनुभव था जब जयप्रकाश कंपनी ने जोशीमठ में टनल बनाई थी, प्लांट प्रेशर से लेके और चाईगांव के बीच में उनका पावर हाउस है। और जब वो पावर हाउस बना और वो टनल बनी तो पूरा चाईगांव जमींदोज हो गया। छोटा सा गाँव था, जमींदोज हो गया, कई परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा। तो हमारे सामने सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपसे निवेदन करूंगा नेटवर्क एरिया में आकर आप बात कीजिए। आपकी जो आवाज है प्रॉपर नहीं आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा मौजूद हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से जो एक आवाज जो जन आक्रोश रैली के माध्यम से निकली है जोशीमठ को बचाने के लिए, आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों के रहवासी लोगों को बचाने के लिए, क्या लगता है कि सरकार फेल नजर आ रही है, सरकार की नाकामी है, जिस वजह से लोगों को, व्यापारियों को, महिला मंडल को, युवाओं को रोड पर आना पड़ा? देखिए कपिल, जोशीमठ की जो स्थिति है उसके 2 पहलू। पहला पहलू जो है वो भूवैज्ञानिक तरीके से दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, एक जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि वहाँ जो स्थितियां उत्पन्न हो रखी हैं उनके मूल कारण क्या है। दूसरा, क्योंकि वहां पर जनमानस रहता है, वो एक पौराणिक क्षेत्र है, उसकी एक सांस्कृतिक वैल्यू है और वहाँ में लोग रहते हैं। और ऐसे में जब इस तरह का प्राकृतिक दबाव की वजह से वहां पर एक घटना घट रही है, भूधसाव की घटना घट रही है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को तो सबसे पहले उस पूरे क्षेत्र को वहां से इवैक्यूएट कर देना चाहिए, लोगों को वहां से कहीं प्रतिस्थापित कर देना चाहिए सुरक्षित स्थानों में। क्योंकि आप जिस तरह की वो प्राकृतिक घटना हो रही है वहां पर, आप इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो कब तक वहां टिका रहेगा। हो सकता है कि अभी कुछ देर में वो पूरा क्षेत्र धस जाए, या हो सकता है कि 1 महीने, 10 महीने, 10 साल तक ना धसे। तो आप इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां लोग रह रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि पहले वो जो प्राथमिक तौर पे लोगों को वहां से खाली कराए, ताकि वहां। अच्छा, दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि उस जिस क्षेत्र में ये भूधसाव हो रहा है, अभी बद्रीनाथ के जब कपाट उद्घाटन हुए थे तो मैं क्षेत्र से हम लोग गए थे, तो हमने वो चित्र देखा है और सड़कें किस तरह से 8-8 फीट नीचे धस गई हैं, हम वहां से गुजरे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो उन क्षेत्रों से परिवहन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि परिवहन की वजह से जो थ्रस्ट पैदा होता है वो कहीं ना कहीं कंपन पैदा करता है और चट्टानों और मिट्टी को चट्टानों से दूर करता है। जी एक्चुअली दरअसल क्या है, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई भी वहां से हुई है, और मैं क्योंकि जियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैंने उस क्षेत्र का अध्ययन भी किया है अपने एकेडमिक्स के पीरियड में। तो उस क्षेत्र, दरअसल वो पूरी जो घाटी है वो अलकनंदा एक ग्लेशियर वैली है। कई लाख वर्ष पहले ऐसा कहा जाता है कि ये वैज्ञानिक तथ्य भी निकल करके आए थे कि अलकनंदा जो ग्लेशियर है वो लगभग ऋषिकेश हरिद्वार तक हुआ करता था। ठीक है, और समय के साथ ये सिमटता ये पीछे चला गया और आज काफी पीछे चला गया है। तो जब जो ग्लेशियर के जो क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जब ग्लेशियर पीछे घटते हैं तो आगे वो नदी के स्वरूप में पिघलता हुआ पानी छोड़ते जाते हैं और वो नदी का स्वरूप ले लेती है। तो ऐसे में जो हिमनद के साथ जो सेडिमेंट्स निकल करके आते हैं, जो तमाम सारी चीजें उनके साथ करके आती हैं, वो जहां रुकती हैं तो वो जो चट्टाने और वो जो क्षेत्र होता है वो इतना मजबूत क्षेत्र नहीं होता है कि वहां पर आप रह सकें या वहां पर आप भारी निर्माण कर सकें, क्योंकि वो क्षेत्र दबाव सहने के लिए उतना सहनशील सक्षम नहीं होता है, वो चट्टाने उतनी सक्षम नहीं होती हैं।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में लगातार देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं खिसकता हुआ जोशीमठ। जी हाँ, जोशीमठ जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक देश और दुनिया में अपना एक महत्व रखता है, वह साथ ही उसके आसपास के क्षेत्र की जो रहवासी एरिया है, भूस्खलन की वजह से वहां पर मकानों में दरारें आ पड़ी हैं। स्थानीय लोग भयभीत हैं, जिसको लेकर के न्यूज लगातार देवभूमि के दंगल में इस मुहिम को चला रहा है। शेर हमारे साथ एक विशेष पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ लगातार बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता के साथ साथ यूकेडी प्रवक्ता और बात की जाए तो वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा, साथ ही समाज सेवी कमल रतूड़ी मौजूद है। सत्यवीर चौहान जी, आपसे सवाल है कि 2013 की आपदा को हम भूले नहीं हैं, जहां पर 16-17 जून को 6000 लोग मारे गए थे प्राकृतिक आपदा के चलते। कहीं ना कहीं अब प्राकृतिक आपदा जो है वह जोशीमठ के इलाकों में भी देखने को मिल रही है। जैसा कि कहा जाए, आपकी जो दलीलें हैं, जो सरकार की दलीलें हैं, उसको लेकर जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी ने कहा कि आपको वहां के रहवासी एरिया को पहले विस्थापित करना चाहिए एक सुरक्षित जगह पर, तो क्या हम 2013 की पुनरावृत्ति करने के लिए लगे हैं, जो अब तक कोई बचाव कार्य वहां पे स्थानीय नागरिकों के लिए या जोशीमठ के लिए नहीं किए गए हैं? कपिल जी, पहले मैं कहना चाहूंगा, ये टनल का विषय इस आपके डिबेट में है, सभी ने वो टनल के विषय को उठाया, तो मैं कहना चाहूंगा कि टनल के विषय पे मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहता हूं कि टनल के विषय से तो नहीं हो रहा है। अगर टनल का विषय ही होता तो दिल्ली में आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। आप जब मेट्रो का देखोगे वहां पर, चाहे आप सेंट्रल दिल्ली उठा लीजिए, करोल बाग उठा लीजिए, आप पूरा दिल्ली उठा लीजिए, शालीमार बाग हो गया, आपका हौज खास हो गया, आपका साउथ दिल्ली हो गया, आप देखिए पूरी की पूरी मेट्रो टनल के अंदर जा रही है और कई सौ फुट नीचे जा रही है और उसके ऊपर कई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और सबसे बड़ी बात यह, दिल्ली जो आपका जो अर्थक्वेक का जो जोन है, बहुत ही सेंसिटिव जोन है। अगर इस प्रकार का अगर टनल की वजह से कोई ऐसा इश्यूज होता तो दिल्ली में सबसे पहले इस तरह के इश्यूज आपको देखने को मिलते। वो मैं आपको फिर बोला है कि वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम आई है। वहां के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन्होंने उसके लिए कभी उपाय नहीं किए। अब जब ये सब स्थितियां सामने सरकार के आ रही है, सरकार उस पर आगे बढ़ के काम कर रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट से लेके सब अपने जो कि जियोलॉजिकल सर्वे जो करती है, और आपने देखा होगा कि जब रैनी में भी आपदा आई थी तब भी जियोलॉजिकल सर्वे वाडिया इंस्टीट्यूट ने उसको प्रमाणित किया था कि कैसे ये आपदा आई है, कैसे नहीं आई। या दूसरा मैं कहना चाहूंगा, 2013 में जिस प्रकार की आपदा आई है वो दूसरी तरह की आपदा थी, और वो आपदा में जिस प्रकार को सरकार से काम करना चाहिए तो उस समय हरीश रावत की सरकार को, उन्होंने उस समय उस तरह का काम नहीं किया। और वो उसी का परिणाम रहा कि अगर जिस प्रकार की वहां पर घटनाएं घटी, जिस प्रकार से वहां पर मौतें हुई, उसका डर अगर बढ़ा तो उस कारण से बढ़ा कि जो वहां की सरकार उस समय निरंकुश थी, वो सरकार वहां तक उनको सुविधाएं पहुंचा नहीं रही थी। वही कारण था कि उस आपदा का जो रेशियो था, डेथ रेशियो था, वो इसीलिए बढ़ा कि हरीश रावत की सरकार दूसरे कामों में व्यवस्थित थी। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इस जो अभी हमारी सरकार अगर ये चिंतित ना होती तो ये आपके सामने आपके पटल पे इतनी सारी रिपोर्टें ना आती। और दूसरा मैंने कहा, अगर हम विकास के लिए इतने चिंतित है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी माणा में आते हैं, स्थानीय विधायक को वहां पर रहना चाहिए था। जब विकास का खाका खींचा जा रहा था और उनको ये अपनी बात रखते, प्रमुखता से अपनी बात रखते कि भाई यहाँ हमारे ये विकास के कार्य है और ये यहाँ की ये जन समस्या है, इन जन समस्या को भी एड्रेस करना चाहिए। अब इनके सामने दिक्कत ही है कि कांग्रेस आज एक साथ इकट्ठी हो नहीं पा रही, अलग अलग रास्ते पे सब चल पड़े हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जोशीमठ को जिस प्रकार से विकास में और जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है, और जोशीमठ को फिर मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविख्यात है और चारधाम यात्रा का एक पड़ाव है और मुख्य पड़ाव है, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर आगे आगे काम कर रही है। अगर किसी को इस पर राजनीतिक अपनी रोटियां सेकनी है, जिनकी धरातल सब पूरा खिसक चुका है 12 से लेके आज तक, तो उनके लिए कोई कहने के लिए ये रहेगा कि सब अपने अपने कार्य अपने छोरों पे सब अपना नाच करने में लगे हुए हैं। वो आप तमाम देख रहे हैं, चाहे प्रीतम सिंह का देख लो, चाहे यशपाल आर्य का देख लो, चाहे आप हरीश रावत का देख लो, ये सब के सब किस प्रकार से जन मुद्दों से हटाया जाए सरकार का ध्यान। और सरकार कभी भी जन मुद्दों से ध्यान हटाती नहीं है। सरकार लगातार जब से बनी है और लगातार काम कर रही है। और फिर मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिक इस पे लगातार काम कर रहे हैं कि जोशीमठ का जो स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए। लोगों के वहां की जो चिंता है, सत्यवीर जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 2013 की जो आपदा है हमने सबने देश दुनिया ने देखी है, 6000 लोगों को हमने खोया था। सरकार किसी की भी हो, हम तो जनहित की बात कर रहे हैं, के न्यूज जनहित की बात कर रहा है। हम चाहते हैं कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए आप जो जांच पड़ताल, जो रिपोर्टें चल रही हैं, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां जो स्थानीय नागरिक है, कम से कम उनकी सुरक्षा का तो वादा कीजिए, उनको कहीं सुरक्षित जगह पर विस्थापित कीजिए, उनको रखिए। हमारा सब ये कहना है आपसे।
जी, मैं कहना चाहूंगा आपको कि दो आपदा, आपने केदारनाथ आपदा की बात ली तो मैं रैणी की आपदा की बात करूंगा। आपने देखा होगा शासन प्रशासन किस प्रकार से, जब रैणी आपदा होती है, मैं खुद वहां पर गया था, मैंने खुद वो मंजर देखा। आपने देखा होगा उसी समय जिस प्रकार से वहां पर फोर्सेस को लगाया गया, वहां का जो स्थानीय शासन था, वहां का जो स्थानीय जो प्रशासन था, लगातार एकदम पहले जैसे ही सूचना मिलती है वहां पर त्वरित उस कार्रवाई करता है। और यही कारण रहा कि हम वहां पर जानो जो जोखिम था और आपदा में जिस प्रकार से रसद पहुंचाना था, और वो जो पुल टूट गया था आपदा की वजह से, जो गांव एकदम कट गए थे, रैणी के पास जो गांव थे वो सारे कट गए थे। सरकार जिस प्रकार से सेना के माध्यम से एकदम पुल का निर्माण करना और उन तक रसद पहुंचाना, उन तक उनकी चिंता करना कि भाई वो भूखे ना रहे, किसी और ये जान मान की हानि और ना पहुंचे। तो हमारी, और 2013 की आपदा में क्या हुआ, जो ट्रकों में माल आया वो जब तक राहुल गांधी इटली से वापस नहीं आए तब तक वो माल उसी में रहा, और वो माल सारा का सारा सड़ गया, और वो सारा का सारा माल भी सामाजिक संगठनों के माध्यम से दिया हुआ माल था। अब 2013 का उदाहरण हमारे लिए, वैसे भी वो हमारे लिए किस प्रकार से उत्तराखंड शर्मसार हुआ उस समय, उस तत्कालीन सरकार जो हरीश रावत की सरकार थी, किस प्रकार से उन्होंने उस समय जिस प्रकार की जो स्थितियां थी, वो आज भी अगर हम सोचते हैं उस बारे में तो अपने आप को बड़ा दुख होता है। और कहना चाहूंगा, और मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार के विषय में जब भी कोई इस तरह का जो इश्यूज आते हैं, सरकार आगे बढ़ के काम करती है, जो सरकार का दायित्व। देखो सत्यवीर जी बिल्कुल, आप अब जवाब ले लेते हैं। सूरज सिंह नेगी साहब क्या कहेंगे? आप पर ही सवाल के निशान खड़े हो रहे हैं। नेगी साहब अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ हेलो जी नेगी साहब जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने आप पर ही पूरा ठीकरा फोड़ दिया है कि 2013 में आपकी सरकार थी, तमाम तरह के जो सरकार का लचीला रवैया, इसलिए यह आपदा आई थी 2013 की आपदा। क्या कहेंगे? हेलो, देखिए कपिल जी, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो ज्ञान है वो दुरुस्त कर दूं कि 2013 में जब आपदा आई थी तो माननीय विजय बहुगुणा जो है मुख्यमंत्री थे, जो ये हरीश रावत चिल्ला रहे। दूसरा, जो 2013 की जो आपदा थी वो अकस्मात आई थी, वो पहले कोई चिन्ह नहीं दे गई थी। और जो जोशीमठ में आपदा आने वाली है, वो जोशीमठ की आपदा जो है चिल्ला चिल्ला करके बता रही है, वहां पर की जो दरारें हैं वो चिल्ला चिल्ला करके बता रही है, सरकार को जो है वो उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता मित्र हैं वो केवल और केवल वहां के विधायक को इंगित कर रहे हैं। अरे भैया, कम से कम थोड़ा शर्म को की लीजिए। विधायक, ये नीतियां विधायक बनाएगा, ये जो विस्थापन होना है। अब आप केवल जोशीमठ के विस्थापन की भी बात करूं मैं, या मैंने कहा ना कि जो अस्थायी राजधानी है देहरादून, उससे 10 किलोमीटर दूर मालदीवता में जो आपदा इस बरसात में आई है, वहां के विस्थापन के लिए भी कोई समस्या नहीं, वो कोई समाधान नहीं हो पाया उन जिनको विस्थापन दिया जाना है। और ये तो केवल वानगी भर है, पूरे प्रदेश में सरकार जो है आपदा प्रभावितों के विस्थापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं राणा जी, उन्होंने ठीक कहा कि भाई जो दरारें पड़ी हैं, तुम्हारा सर्वे होता रहेगा, बाड़िया का कराओ, दूसरे का कराओ, तीसरे का कराओ, वो सर्वे होता रहेगा। पर देखिए, जो दरारें हैं वो तो एक मैं समझता हूं कि कम दृष्टि भी जो उसकी होगी उसको भी दिख रही है। और इन दरारों के बीच में यहाँ के लोगों को के जीवन को खतरे में डालना, तो मैं नहीं समझता कि सरकार की संवेदनशीलता को सरकार कोई संवेदनशील है। अगर सरकार संवेदनशील होती तो इनका विस्थापन कर चुकी होती, इन लोगों को जो है मौत के मुंह में धकेलने का काम नहीं कर रही होती। क्या आप इंतजारी कर रहे हैं कि जब कोई बड़ी आपदा आएगी तब हम जो है इनको जो है विस्थापन देंगे? समय रहते सरकार को जो है लिपापोती करने के बजाय, दूसरे पे आक्षेप करने के बजाय, 13 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, रैणी में क्या हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को आक्षेप करने के बजाय ठोस कदम उठाने चाहिए और वहां के लोगों के जान माल की चिंता करते हुए उनको उचित जगह पर विस्थापन देना चाहिए। उसके बाद जांचें होती रहेंगी, उसके बाद क्या कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है। अरे पिछले 6 साल से प्रदेश में और केंद्र में पूरे
प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही हैं, फिर दोष जो है विपक्ष के विधायकों को दोगे, विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को दोगे? अरे थोड़ा तो शर्म करो भैया, कर्म करो। चलिए हमारे साथ अनुपम खत्री जी भी मौजूद हैं, यूकेडी नेता। अनुपम जी, आपने तमाम जो बातें सुनी यहाँ पर कांग्रेस की, बीजेपी की, क्या कहेंगे? अनुपम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। आपको मेरी आवाज आ गई है? जी जी आ रही सर। देखिए, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ सबकी महानुभावों की बातें जी। राणा भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था में उन लोगों के दूसरी जगह स्टे करने की सबसे पहले क्रम में ये शुरुआत हो। लेकिन इसके साथ साथ जी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा अपने आदरणीय कांग्रेसी और भाजपाई भाइयों से कि एग्जाम्पल तो हमने बड़े बड़े दे दिए। वहां उन्होंने कह दिया कि विधायक क्यों नहीं आता है, प्रधानमंत्री के सामने तो दुनिया का, भारत का तो कोई आदमी नहीं जा सकता है, खैर बिना उनकी मर्जी के। दूसरी बात, जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कर रहे होते हैं और मैदानी क्षेत्रों में, तो दोनों की भौगोलिक स्थितियां बहुत अलग होती है। मेट्रो का कंपेयर हम यहाँ पहाड़ों में बनती ट्रेन से नहीं कर सकते। पहाड़ों में फटा हुआ डायनामाइट का ब्लास्ट कहाँ तक जाएगा, उसका असर कहाँ तक होगा, स्खलन कैसे होगा, वो पहाड़ मिट्टी के हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, ये बहुत सारी भू संरचना अलग अलग है। अब ऐसे में क्या होता है कि मैं मानता हूं कि एक्सपर्ट्स हैं, जो लोगों ने, कंपनी ने जिसने काम लिया होगा, जो डिपार्टमेंट के लोग इसमें लगे, जिन्होंने ब्लू प्रिंट बनाया, मास्टर प्लान बनाया, ऐसा नहीं है कि वो लोग देशद्रोही हैं, उन्होंने लापरवाही करी जानबूझ के, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी रिसर्च करी होंगी, नो डाउट, तभी तो काम शुरू हुआ। बहुत सारे क्रम होते हैं, फाइल पास होते होते प्रोजेक्ट आसानी से शुरू नहीं होते। लेकिन एक बात हमें साथ में और ध्यान रखनी चाहिए जी। वो साथ में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जिस भौगोलिक संरचना के बीच में हम इस विकास को ला रहे हैं, जहां हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वहां हमारी गणनाएं गलत भी हो सकती हैं और हमें इमरजेंसी में नई गणनाओं पे भी काम करना पड़ सकता है। हमने फिक्स स्ट्रक्चर बना लिया तो हम ब्रह्मा नहीं है कि जिसने फिक्स स्ट्रक्चर बना लिया। ब्रह्मा जी ने भी समय समय पे इस युगों में, अलग अलग युगों में नए नए एक्सपेरिमेंट करे हैं। तो समय के साथ ये तैयारी रखना बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब हम कोई विकास को बढ़ा रहे हैं, जब हम नई संरचना, नया प्लान डाल रहे हैं, एक नया डेवलपमेंट दे रहे हैं और पहाड़ों के बीच में आ गए, कहीं चट्टान मिलेगी, कहीं मिट्टी के पहाड़ मिलेंगे, कहीं जोन 5 मिलेगा, कहीं कोई जोन मिलेगा, उसको ध्यान में रख के हमने पहले, हमारे एक्सपर्ट्स ने ब्लूप्रिंट बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली वो थ्योरी नहीं, वो थ्योरी है ना। वो आपका कहना है कि समय समय पर स्थिति के अनुसार बदलाव होते रहना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा जो कहना है वो ये कहना है कि टेक्नीशियंस पे ध्यान दीजिए। तेरा विधायक मेरा विधायक, तेरी सरकार मेरी सरकार नहीं। जो विजय बहुगुणा आपदा के समय पे मुख्यमंत्री बना बैठा था कांग्रेस का, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गया, उनका लड़का आज एक मंत्री है। आज तक उसने अपने आपदा का तो हिसाब किताब दिया नहीं जनता को, तो वो तो भगवान की तरफ से अचानक पड़ गई थी, चलो सर पे। यहाँ पे दीवारें टूट रही है, मकान फट रहे हैं, लोग कब तक चिल्लाएंगे? जब 2-4 मकान गिर जाएंगे, जब 10-20 लोग मर जाएंगे, तब आप विस्थापन, मुआवजा, फिर आप 1 लाख रुपए मुआवजा बढ़ा देंगे। आपने जनता को भिखारी बना दिया। वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा मोदी साहब ने 2014 में ये बयान कहा था कि स्वाभिमानी बनिए, स्वाभिमानी। मैं नहीं चाहता लोगों के हाथ में कटोरा हो, तो ये कटोरा नहीं तो क्या है फिर? आप मुआवजे की राशियां बढ़ा रहे हैं। सत्यवीर जी आप पर आऊंगा आप पर आऊंगा, पहले जवाब ले लेते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। अनुपम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कमल रतूड़ी साहब समाज से भी मौजूद हैं। कमल जी, तमाम जो बातें सुन रहे हैं आप, क्या लगता है कि सरकार ने यहाँ पर विस्थापित करने के लिए जो पीड़ित है वहां पर जोशीमठ के जो रहवासी, उनको विस्थापन नहीं किया है? जो एक सर्वे की एक प्रक्रिया है, वह एक अलग प्रक्रिया चलते रहना चाहिए था, लेकिन जो वहाँ के लोग जो पीड़ित हैं, जो विस्थापित हैं, जिनके मकानों में दरारें आ रही हैं, उनको पहले सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए था। सहमत हैं आप? जी मेरी आवाज आ रही है अब? जी आ रही कमल जी। हेलो जी कमल जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले साल नवंबर महीने में वहाँ पर गांधीनगर एक इलाका है, छावनी बाजार जी, वहां पर दरारें आने शुरू हुई कुछ घरों में, 15-16 घरों में जी। और उसके बाद अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथी कह रहे थे कि सरकार काम कर रही है, और ठीक 1 साल बाद आज के दिन में डीएम वहां जाता है। गोपेश्वर मुख्यालय 50 किलोमीटर दूर है जोशीमठ से। आज 1 साल बाद जाते हैं वहां,
और जो सर्वेक्षण हुए, हमने 16 नवंबर 2021 को बड़ा प्रदर्शन किया था पिछले साल जी। और ये मांग की थी कि इस पूरे इलाके का व्यापक भूगर्भीय पर्यावरणीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। पिछले साल नवंबर महीने में हमने बात की थी, 16 नवंबर को। एक जब सरकार ने नहीं कोई सर्वेक्षण कराया तो फिर हमने, हमारे साथी हैं डॉक्टर नवीन जुयाल हैं, डॉक्टर एसपी सती हैं, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा है, ये तीनों बड़े भूवैज्ञानिक हैं देश के। इन्होंने स्वतंत्र तौर पर हमारे आग्रह पर जोशीमठ आकर सर्वे कराया। वो सर्वे रिपोर्ट हमने जिलाधिकारी के माध्यम से अगस्त सितंबर माह में सरकार को भेजी। उसके बाद भी सरकार ने सर्वे नहीं कराया और अभी पिछले माह 2 माह पहले आकर के सरकार ने वहां पे सर्वे कराया और सर्वे से वहां के जो लोग हैं संतुष्ट नहीं है। जो अभी बाकी लोग भी कह रहे हैं पूरी तरीके से एनटीपीसी को क्लीन चिट दे रहे हैं। किस बिला पर? मैं आपको बताऊं, जब 2010 में जोशीमठ का एक बड़ा स्रोत, क्योंकि जब टनल का काम शुरू हुआ तो एक बड़ा स्रोत निकल करके, और सिलंग एक गांव है उसके पास, वहां का भूजल निकल गया है और वो 600 लीटर प्रति सेकंड तब बह रहा था। आज भी वो 400 लीटर प्रति सेकंड बह रहा है, जो जोशीमठ के नीचे का भूजल है, जो वहां के स्रोत है, वो बह रहा है। और 2010 में जब वहां के लोगों ने बड़ा आंदोलन किया तो तब एनटीपीसी ने स्वीकार किया कि हमारी टनल की वजह से आपको पानी का नुकसान हुआ है, तो हम 10 करोड़ रुपए यहाँ के दीर्घकालीन पेयजल योजना के लिए देंगे। उसके आज 16 करोड़ उसकी लागत हो गई और अभी तक भी कार्य शुरू नहीं हुआ। दूसरी बात, इस समय एनटीपीसी ने स्वीकार किया था कि हमारी वजह से नुकसान हुआ है, हम जोशीमठ के घर मकानों का बीमा करेंगे। हमारे पास लिखित समझौता है। शिव कुमार सिंधे उस समय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री होते थे और तमाम यहाँ के फोनिया जी, ये अपने अनुसुया प्रसाद मैत्री दोनों स्वर्गीय हैं, सतपाल महाराज और इनके डायरेक्टर एनटीपीसी के और यहाँ के जिले के जिलाधिकारी, इनके दस्तखत से हमारे पास समझौते का पत्र है जिसमें उन्होंने पानी देने का वादा किया। वो पानी अभी तक नहीं आया है। 2010 से 2022 से साहब ये वो पेयजल योजना अभी तक नहीं बनी है। और दूसरी जो उन्होंने बात स्वीकार की थी कि हम घर मकानों का बीमा करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। और तीसरी जो हमारी मांग थी, क्योंकि एनटीपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट के मामले में, रन ऑफ द रिवर के मामले में एक्सपर्ट नहीं है, वो थर्मल पावर, थर्मल बिजली पैदा करने के मामले एक्सपर्ट है। इस पूरे परियोजना की पुनर्समीक्षा की जाए, एक हाई पावर कमेटी गठित की जाए जिसमें देश के बड़े एक्सपर्ट हो और वो समीक्षा करके बताए क्या ये परियोजना बननी चाहिए अथवा नहीं। इस बात 2010 में कही गई थी और तब से लेकर लगातार ये कह रहे हैं। अभी भाजपा प्रवक्ता दिल्ली को उदाहरण दे रहे थे, 2010-11 में जहां उनकी टनल बोरिंग मशीन खड़ी थी, फंस गए थे जिसे बार बार एनटीपीसी कह रही है हम नहीं, जोशीमठ के नीचे से मजबूत चट्टान को काट कर जा रहे हैं। 2010-11 में जहां एनटीपीसी की मशीन फंसी थी, आज के दिन पर भी वो मशीन वहीं पर है, उस मशीन को निकाल नहीं पाए। तो ये एक्सपर्टीज एनटीपीसी की है। ये सब बातें हैं। एक साल बाद जिलाधिकारी जोशीमठ पर, जबकि इस बीच लगातार वो औली जाते हैं, उनको बहुत चिंता रहती है उनके ऊपर, वो नंदा देवी बास्टिया रिजर्व में हेलीपैड बनाने की, वहां जाते हैं लगातार। चलिए कमल जी जवाब ले लेंगे, कमल जी जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है हमारे साथ, लेकिन अनुपम राणा जी, कुलदीप राणा जी भी मौजूद हैं। कुलदीप जी, यहाँ पर समाज सेवी का कहना है कि बार बार 2010 से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, सरकार को आगाह किया जा रहा है, डीएम के माध्यम से कई बार शिकवा शिकायतों का दौर भी जारी रहा, आश्वासन भी मिले, लेकिन आज 2022 तक जो की त्यों दिशा और दशा है, आखिर किसको दोषी माना जाए? खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। तो ये बातें हुई, उसके बाद जो कमेटी की रिपोर्ट आई, कमल जी आप पर दोबारा आऊंगा, पहले नहीं आप पर दोबारा आपको मौका मिलेगा। कुलदीप राणा जी सर अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। देखिए, मैं कमल लतूड़ी की बात से अपने आप को जोड़ता हूँ जी। कमल लतूड़ी जो कह रहे हैं उस बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ वर्तमान में जो हालात हैं और उन हालातों से जो दबाव, मानसिक दबाव उत्पन्न हुआ है, वो उनकी बातों से निकल करके आ रहा है। देखिए, हमें यह समझना होगा कि उस क्षेत्र की जो टोपोग्राफी है और वहाँ की जो स्थिति है, उस स्थिति को लेकर के सरकार को और हमारे जो वहां पर कार्यदायी संस्थाएं हैं, जो वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,
क्योंकि इनकी वजह से अभी जो हिमालय का जो हमारा क्षेत्र है, जो शिवालिक श्रेणी का जो क्षेत्र है, इसकी चट्टानें इतनी मजबूत चट्टानें नहीं है, ये कोई बहुत पुरानी चट्टान नहीं है। और यहाँ ज्यादातर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं वो ग्लेशियर वैली में बने हैं, और ग्लेशियर वैली जो होती है वो पूरी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक की होती है, जिसमें ग्लेशियर के साथ जो मलबा बह करके आता है, उसके पत्थरों के चूरे और रेत और जो तमाम सारी चीजें साथ निकल करके आता है, उनके एक जगह जमा हो जाने से वो पहाड़ बनता है। ठीक है, लेकिन वो पहाड़ इतना मजबूत नहीं होता है। अगर आप जोशीमठ की स्थिति देखें, मैं जोशीमठ के साथ साथ ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक की पूरी जो स्थिति है, जब हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की तरफ जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के मौसम में जगह जगह सॉइल इरोजन हो जाता है, जगह जगह सड़कें बंद हो जाती हैं। उसका मेन कारण जो है वो यही है, क्योंकि ये पूरी जो वैली है वो सेडिमेंट्री रॉक्स पर बनी है। अब जहां तक जोशीमठ की बात है, जोशीमठ की जो स्थिति है वो अब बड़ी खतरनाक होती जा रही है दिन प्रतिदिन। उसका बड़ा कारण ये है क्योंकि जो पहले यात्रा थी उसका जोशीमठ एक पड़ाव हुआ करता था। उस पड़ाव उस दौर का जब लोग गाड़ियों में नहीं जाते थे, भारी भरकम गाड़ियों में नहीं जाते थे, वाहनों में नहीं जाते थे, वो पैदल यात्रा करते थे जी। समय के साथ क्या हुआ कि चीजें बदली, तकनीकें बदली, अब वहां गाड़ियां जा रही हैं। गाड़ियों के चलने के से एक थ्रस्ट पैदा होता है, एक कंपन पैदा होती है, और वो कंपन धरती में भी समाती है। ठीक है, अब जिस क्षेत्र में अगर चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर अगर मिट्टी दबी हो और वहां पर अगर हमने सड़क बनाई हो और उसमें चल रहे हो, तो धीरे 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 वो चट्टान पत्थर मिट्टी जो है वो चट्टान को छोड़ती जाएगी और बैठती जाएगी। यही स्थिति इस समय जोशीमठ की है। आने वाले समय में हम तरक्की कर रहे हैं। केंद्र सरकार की एक बहुप्रतीक्षित योजना है, कर्णप्रयाग तक रेल पहुंच जाएगी। हमारी चारधाम यात्रा जो गढ़वाल की बड़ी यात्रा है इससे बड़ी प्रभावित होगी, लोगों को, स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ भी मिलेगा। लेकिन हम एक चीज बड़ी भूल रहे हैं कि जब ट्रेन में जब हजारों लोग एक साथ वहां आएंगे, वहां वो जो दबाव पैदा होगा उसके साथ, क्योंकि कर्णप्रयाग से आगे तो आपको गाड़ी से ही जाना होगा, और जब आप गाड़ी से जाएंगे तो लगातार जो गाड़ियों का सफर रहेगा और उससे जो सड़कों पर दबाव पैदा होगा। और जोशीमठ की जो स्थिति है, क्योंकि जोशीमठ में 6 महीने बर्फ रहती है, यात्रा के समय ज्यादा दबाव रहता है, बाकी समय कम दबाव रहता है, तो हम इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब जो कि लगातार और गाड़ियों के दबाव से यात्रा का दबाव जो रहेगा। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज ये रही कि हमारे शासन प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही रही। कपिल, मैं आपका ध्यान, आपके तमाम दर्शकों का ध्यान भी इस तरफ रखना चाहूंगा कि 1974 में जब उत्तराखंड नहीं बना था और उत्तर प्रदेश था, तो जोशीमठ को लेकर के उस समय भी एक सर्वे हुआ था। उस समय भी वहां आपदा आई थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने वहां जब सर्वे किया, जांच दी, तो उसमें एक बड़ी चीजें निकल करके आई कि एक तो वहां प्लांटेशन की जरूरत थी, दूसरा वहां का जो जल निकासी है, ये सबसे बड़ा भ्रम है कि पहाड़ों को में जल निकासी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहाड़ तो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, आड़े तिरछे होते हैं, पानी कहीं भी बह जाएगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि पहाड़, वो पानी जहां रिसता है और जहां वो जाकर के पैदा होता है, और समय जब मौसम बदलते हैं तो उससे जो भाप पैदा होती है, वहां जो पानी की गर्म पैदा होती है, जो ऊर्जा होती है, यही कारण है कि लैंडस्लाइड पहाड़ों में होती जाती है। और अभी जोशीमठ की जो स्थिति है, क्योंकि जोशीमठ में पहले जितने लोग रह रहे थे और अब वहां जितने लोग रह रहे हैं, और वहां जो उसके सापेक्ष जो वहां निर्माण हुआ है और समय के साथ ये बढ़ता जा रहा है, उससे जो दबाव पैदा हो रहा है, ये जोशीमठ के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। कुलदीप जी जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी, बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, जवाब लेते हैं। सत्यवीर जी, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा ने बात कही, समाज से भी बात की जाए तो कमल रतूड़ी ने बात कही, साथ ही यूकेडी प्रवक्ता अनुपम खत्री ने बात कही कि आपने जो विकास का ब्लूप्रिंट खाका तैयार किया है, बिल्कुल करें, विकास करें, लेकिन समय समय पर चूंकि जो उत्तराखंड है वह प्राकृतिक संरचना से बना हुआ है, वहां पर जो ब्लूप्रिंट तैयार हो तो उसमें समय समय बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि जो मौसम का बदलाव होता है उससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड है वह प्रभावित होता है। तो आपको भी समय समय पर बदलाव करना चाहिए थी। लेकिन एक बात बड़ी सामने यहां पर निकल के आ रही है कि जो विकास का खाका जो तैयार किया है, चाहे मेट्रो का हो चाहे एनटीपीसी का हो, इसके पहले आपने सर्वेक्षण करा लेते, उसके बाद ये सारी चीजें करते तो ज्यादा अच्छा होता। अब क्या करेंगे आखिर में? अगर बात की जाए तो जोशीमठ के बचाव के लिए, वहां के रहवासियों के लिए आप जांच रिपोर्ट जो तैयार हो रही है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां के जो रहवासियों की जान माल की सुरक्षा कैसे की जाए, ये आपकी और आपकी सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो बता दीजिए सर।
कपिल जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो अभी रनिंग प्रोजेक्ट है, अगर इस पे बात हो रही है कि उस पे कोई पहले कोई रिसर्च नहीं करी गई, बिना रिसर्च के वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए गए, तो ये तो मैं कहना चाहूंगा कि ना समझी ही होगी। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी पहले पूरी डिटेल्स में उसकी रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद उसके बाद उसका कितना बजटीय प्रावधान है वो सब होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा कोई अगर काम करते करते कुछ गणना में कुछ नया मिलता है तो उसमें काम करने में क्या हर्ज है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी इस डिबेट में कुछ चीजें अच्छी निकल के आई है कि भाई वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, कि ज्योग्राफिकली चेंजेस है, और वहां की टोपोलॉजी क्या है, टोपोग्राफी क्या है, वो सब चीजें, तो उस सब चीजों को ध्यान में रखते ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। दूसरा जो अभी एक कुलदीप राणा जी ने बड़ा अच्छा विषय रखा, उस विषय को मैंने पहले ही कहा था कि पहाड़ों में जिस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, आफ्टर ड्रेनेज सिस्टम, बिफोर ड्रेनेज सिस्टम, वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, वो सब भी इस पूरे वातावरण पे प्रभाव डालता है। तो मैंने वही कहा था कि भाई जो वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम पर भी शोध करने की आवश्यकता है कि वहां पर जब आबादी बसी है तो उसने अपने ड्रेनेज सिस्टम को किस प्रकार से डेवलप किया, उसने उस ड्रेनेज सिस्टम को वहीं पर रखा है या उसको आउट किया है, और आउट किया है तो किस वे में आउट किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जोशीमठ की जो प्रॉब्लम है उसके लिए सरकार उसके लिए कटिबद्ध है कि उसके लिए जो भी सॉल्यूशन होगा सरकार काम कर रही है। आपने देखा जो वाडिया की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन सर काम हो रहा है, सत्यवीर जी काम हो रहा है। आप तो ये बता दीजिए वहां के विस्थापित जो लोग हैं उनको विस्थापित किया जाएगा क्या, सुरक्षित जगह पर उनको रखा जाएगा क्या, ये बता दीजिए। समय की पाबंदियों के निश्चित ही चलते सरकार ने कोई ना कोई पहल करने के लिए आगे आएगी, कोई ना कोई उसने खाका खींचा होगा, और अभी तक मेरे संज्ञान में वो नहीं है। जैसे ही आता है वो मीडिया के पटल पे आ जाएगा, मीडिया के पटल पे आएगा, आप सूचना का सत्यवीर जी, लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। 2 साल से वहां के स्थानीय लोग चिल्ला रहे हैं, जैसा कि समाज सेवी ने कहा, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, आपको बार बार वहां के स्थानीय लोग आगाज कर रहे हैं, समाज सेवी आगाज कर, उसके बाद भी सरकार जो है वह चेतने का काम नहीं कर रही है, तो इसमें कमी तो सरकार की है ना। कपिल जी, मैं बड़ा धैर्य से सुना सकता हूं। मैं कपिल जी कहना चाहूंगा, जिस कांग्रेस के अंदर अब खुद आपदा आई हुई है, वो क्या आपदा पे बात करेंगे, और आपदा के समय कांग्रेस की आपदा की चिंता मत करिए, जोशीमठ की आपदा की चिंता करिए। चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस विशेष मुद्दे को लेकर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में हमने आज बात की जोशीमठ को लेकर, जहां पर तमाम जो वहां के स्थानीय रहवासी हैं, मकानों में, घरों में, मंदिरों में दरारें आ रही है, भूस्खलन हो रहा है, लगातार जो है वहां के लोग जो है चिंतित है, भयभीत है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको अभी तक विस्थापित करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। देखना होगा कि अब सरकार उन लोगों के, वहां के रहवासी लोगों के लिए कहां पर सुरक्षित व्यवस्था पर विस्थापित करती है और क्या कुछ उपाय करती है जोशीमठ को बचाने के लिए। फिलहाल के लिए देवभूमि के दंगल बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।